अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन के बुक के क्वेश्चन आंसर्स के तरफ चलते हैं। और बुक के अगर मैं पेपर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करूं तो इस क्वेश्चन से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेटिव आते रहते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सीड हो गया। और इसी के साथ साथ कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं इस चैप्टर से। बहरहाल हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, बुक के क्वेश्चन आंसर्स के देखते हैं। आपने अगर वीडियोस नहीं देखी इस चैप्टर की तो आप प्रीवियस पहले वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको बुक के क्वेश्चन आंसर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और मैं हूं तलहा सलीम। मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं और बुक के क्वेश्चन आंसर्स आज हम करेंगे बॉटनी के चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो ये कि बुक में डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर जो आया है इसमें वो है, गिव द स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ जर्मिनेशन ऑफ अ डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड। अब क्या है कि सीड, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर का बताया था कि सीड जो है वो उसमें से वाटर कंटेंट रिमूव होता है, तकरीबन 5 to 15% ड्राई वेट रह जाता है। 5 to 15% जो इसका वेट है उस हिसाब से वाटर रह जाता है। बाकी साथ ही साथ आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम के। एक सीड में दो मेजर पार्ट होते हैं, एक सीड कोट और दूसरा उसका एम्ब्रियो मौजूद होता है। एम्ब्रियो के साथ साथ एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के साथ जो है वो रेडिकल हो गया और प्रीम्यूल हो गया। फिर आपको ये भी बताया था कि जो सीड है वो यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ दो पार्ट मौजूद है, एक प्रीम्यूल और एक रेडिकल, यानी इसे कहते हैं एम्ब्रियोनिक शूट और रेडिकल को कहते हैं एम्ब्रियोनिक रूट। और फिर ये अगेन एक और चीज से इनक्लोज हुए हुए होते हैं, दैट इज दी कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा। इसके अलावा एक और शील्ड होती है जो कि इन पूरे स्ट्रक्चर को इनक्लोज करी हुई होती है, इसे स्केटिलम कहते हैं। बाकी ये कि एंडोस्पर्म जो होता है वो मोनोकॉट सीड्स में ज्यादा मौजूद है, जो कि एक रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे काम कर रहा होता है। और एंडोस्पर्म बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। और उसमें पोलर न्यूक्लियाई जो आपके तकरीबन 3 एंटीपोडल सेल थे, और ये अगर आप देखें प्रीवियस लेक्चर में, तो जो पोलर सेल्स होते हैं वो फिर स्पर्म से फ्यूज करके एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में मदद करवा रहे हैं। तो फिर सीड कोट के साथ साथ इसके अलावा दो लेयर थी, आउटर लेयर थी और एक इनर लेयर थी, टेगमेन वगैरह मैं आपको बताया मैंने। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सीड का खत्म होता है। अब इस स्ट्रक्चर में लाजमी याद रखें कि स्ट्रक्चर अगर आपको एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो आप डायग्राम बनाए, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है। और डायग्राम ये बनाए, अगर शॉर्ट में आता है तो यू डोंट नीड टू ड्रॉ एनी डायग्राम, बट अगर लॉन्ग के पार्ट में आता है तो आप डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, आसान डायग्राम है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव वेरियस मेथड्स फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो और कोई वेरिएशंस ना आए, ये कहलाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मींस ऑफ स्पोर्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड एपोमिक्सिस। नेचुरल मेथड होते हैं और आर्टिफिशियल मेथड होते हैं इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेचुरल मेथड्स यानी जो कुदरती तौर पे हो रहे हैं, उनमें सबसे पहले आता है बाय स्पोर्स, और जिसे कहते हैं स्पोर्युलेशन, यानी वो प्रोसेस जिसमें स्पोर्स की वजह से रिप्रोडक्शन हो। ये स्पोर्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर भी कहते हैं इनको। तो ये स्पोर्स बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस, और उसके बाद ये हेल्प करते हैं इन स्पोर्युलेशन यानी इन रिप्रोडक्शन। अब स्पोर्युलेशन से यानी जो स्पोर्स बने हैं वो जब सेल से फ्यूज होते हैं तो ये फिर बाद में एक गैमेटोफाइट भी बनाने में मदद करवा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। अच्छा, एक और चीज वो ये कि स्पोर्स जरूरी नहीं है कि प्लांट में बने, बैक्टीरिया में भी, बैक्टीरिया कुछ और ऑर्गेनिजम्स में भी स्पोर्स बनते हैं, वो बनाते हैं, क्योंकि इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और स्पोर्स जो होते हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं हीट वगैरह काफी चीजों से। So these produce a multicellular organisms without fusion with another cell. This process of formation of spore is called sporulation. Next जो है वो vegetative propagation है। Vegetative propagation means कि plant का कोई भी एक part, एक proper या कोई भी एक fragment जो है वो एक root के या एक कोई भी fragment एक पूरा plant बना दे, इसे कहते हैं vegetative propagation। जैसे for example root, stem या leaf bud। एपोमिक्सिस कहते हैं अगर सीड बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसे कहते हैं एपोमिक्सिस, यानी प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। डिप्लॉइड जो सेल होता है यानी ओव्यूल होता है, वही मैच्योर होके सीड बना देता है।
एग्जाम्पल इज दी डेंडेलाइन। अगले आते हैं आप नेचुरल मेथड के बाद आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड की बात तो हो गई, आर्टिफिशियल मेथड जो है यानी ये इंसानों के वजह से हो रहा है, यानी कुदरती तौर पे नहीं होते ये। तो जैसे आपने अक्सर देखा होगा किसी के पेरेंट्स या फिर मुख्तलिफ जो है, आपने किसी माली को देखा हो तो मुख्तलिफ मेथड्स की वजह से वो रिप्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। उसकी आसान मिसाल बाय कटिंग है कि आप कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं प्लांट का, उसे सॉइल में ग्रो कर देते हैं, नया प्लांट बन जाता है, ये कटिंग मेथड कहलाता है। इसी जैसा एक और ग्राफ्टिंग होता है, ग्राफ्टिंग में कोई भी एक पार्ट लगा के एक ऑलरेडी ग्रोन प्लांट में लगा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, एक ही स्टेम में दो अलग अलग फ्लावर्स निकल रहे होते हैं। दूसरी जो टेक्निक है वो टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कोई भी एक प्लांट के पार्ट को ग्रो करवाया जाता है, जो कि एक सीडलिंग में ग्रो करता है और फिर उसको प्रॉपर एक प्लांट में ग्रो करवा दिया जाता है। लेकिन ये सारा काम जो होता है ये अंडर एसेप्टिक कंडीशंस में होता है, यानी विदाउट दी कंटेमिनेशन, विदाउट दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साथ ही ये कि इससे जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट यानी जो आपको प्लांट मिल रहा है वो एक तो काफी जल्दी फॉर्म होता है। साथ ही ये कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व हो सकती है, यानी कि आप अपनी मर्जी के जेनेटिक ट्रेट्स ऐड करके भी प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, अपनी मर्जी का फ्रूट ग्रो करवा सकते हैं। और साथ ही इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसकी वजह से यानी जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है उसमें कोई डिजीज नहीं होती, यानी डिजीज फ्री प्लांट की फॉर्मेशन होती है। कभी कभी ये क्वेश्चन यानी टिश्यू कल्चर का मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ जाता है ये सवाल इस चैप्टर से कि टिश्यू कल्चर एक्सप्लेन करें, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताएं। अब तीसरा पार्ट जो है वो है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है स्पोरोफाइट, यानी ऐसी डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर स्टेज जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करे वो स्पोरोफाइट, ऐसी मल्टीसेलुलर स्टेज जो कि गैमीट्स प्रोड्यूस करे वो गैमीटोफाइट। और अब है सवाल कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर का। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर चारों पार्ट्स मौजूद हो, यानी सेपल, पेटल, स्टेमिन एंड पिस्टिल। अगर चारों पार्ट मौजूद हो तो ये फ्लावर कहलाता है कंप्लीट फ्लावर। और अगर इसमें से कोई भी एक मिसिंग हो तो ये कहलाता है इनकम्प्लीट फ्लावर। और सिमिलरली परफेक्ट फ्लावर होता है अगर ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों मौजूद, तो ये कहलाता है परफेक्ट फ्लावर। और ऐसा फ्लावर जिसके अंदर सिर्फ सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो, यानी इधर मेल या फीमेल का, तो ये कहलाता है इम्परफेक्ट फ्लावर। एक्सप्लेन द टर्म्स मोनोइशियस एंड डाइशियस प्लांट। अब देखें, स्टेमिन एंड कार्पेल है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेनली। स्टेमिन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर स्टेमिन और कार्पेल दोनों एक ही फ्लावर में मौजूद हो तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं मोनोइशियस। और अगर ऐसा फ्लावर जिसके अंदर कोई एक मौजूद हो, यानी इधर स्टेमिन या फिर कार्पेल मौजूद हो, तो ये कहलाता है डाइशियस या यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। आपने नाम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे। So if stamen and carpel both are present within the same plant या on the same plant, it is called monoecious। और यूनिसेक्सुअल वो यानी जो मैंने कहा कि अगर कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है मेल या फीमेल का, तो ये कहलाता है डाइशियस। अच्छा, एक और यहाँ पे कुछ कार्पेलेट स्टेमिनेट का भी देख रहे हैं। मोनोइशियस के केस में अगर इस मोनोइशियस कह रहा हूँ सॉरी डाइशियस के केस में अगर फ्लावर में सिर्फ स्टेमिन मौजूद है तो वो फ्लावर कहलाता है डाइशियस, के साथ साथ वो कहलाता है स्टेमिनेट। और अगर उसमें सिर्फ फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो तो वो कहलाता है कार्पेलेट, बट ड्राइव फ्रॉम कार्पेल, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं जिसमें दो स्पर्म्स दो डिफरेंट सेल से, एम्ब्रियो सैक के दो डिफरेंट सेल से फ्यूज हो, ये कहलाता है डबल फर्टिलाइजेशन। एक स्पर्म तो ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और दूसरा जो होता है वो पॉलिन है ना, पोलर सेल से कंबाइन होकर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है। एक्सप्लेन द टर्म हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। The region above the cotyledon, it is called epicotyle, and the region below the cotyledon, it is called hypocotyle। डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स। एपोमिक्सिस अभी आपको बताया था। हेट्रोगेमी कहते हैं, अच्छा गैमी जो है वो हेट्रोगेमी यानी डिफरेंट गैमीट्स, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों यानी मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं वो दोनों डिफरेंट हों, ये कहलाता है हेट्रोगेमी। यूजुअली जो स्पर्म होता है वो छोटा होता है और जो ओवम होता है यानी फीमेल सेक्स सेल वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू दी स्पर्म। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस है। अच्छा, पार्थिनोकार्पी क्या होती है कि पार्थिनोकार्पी कहते हैं
ऐसे सीड का बनना जो कि विदाउट पॉलिनेशन हो, या आपने देखा होगा कि ऐसे फ्रूट्स जिनमें सीड नहीं होते, ये कहलाता है पार्थिनोकार्पी, यानी द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूटलेस सीड विदाउट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। और इसको मजीद इंड्यूस करवा सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन हार्मोन सच एज एंडोल एसिटिक एसिड। फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं ऐसा प्लांट का वो रिस्पॉन्स जो कि लाइट की ड्यूरेशन पर डिपेंडेंट हो या रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट पर हो, ये कहलाता है फोटो पीरियोडिज्म, जिसके हिसाब से लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और न्यूट्रल प्लांट्स। अब लास्ट जो है वो बुक का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग रेसिमोस एंड साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ बना के, कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के केस में सपोज ये एक्सिस एक मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो एक्रोपेटल सक्सेशन, यानी ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस। अब सपोज ये प्लांट ग्रो करना शुरू हुआ, ग्रो करने के बाद एक फ्लावर यहाँ पर आया, एक फ्लावर यहाँ पर आया, और इसी के साथ साथ ये फ्लावर जो है वो चलते हुए ऊपर पहुंच गया। तो ये कहलाती है एक्रोपेटल सक्सेशन, यानी जिसमें जो यंगेस्ट फ्लावर हो, ये क्या है, ये वाला जो है सबसे यंगेस्ट फ्लावर है, जो सबसे नया बना हुआ फ्लावर है वो टॉप पर हो, और बाकी फ्लावर्स, ओल्डर फ्लावर्स जो है वो बेस पर हो, नीचे हो, ये कहलाती है एक्रोपेटल सक्सेशन, और इसी को इंडिटरमिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के केस में इसका ऑपोजिट होता है, यानी यहाँ पर ओल्डर जो फ्लावर्स हैं वो नीचे मौजूद हैं और यंगर फ्लावर जो है वो ऊपर मौजूद है। साइमोस के केस में ऑपोजिट होता है कि इसमें जो ओल्डेस्ट फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर होते हैं, जबकि जो यंगेस्ट फ्लावर होते हैं वो नीचे मौजूद होते हैं। इसको कहते हैं डेफिनाइट इन्फ्लोरेसेंस, और एग्जांपल है कॉटन। तो यहाँ पर लेक्चर भी खत्म होता है। साथ ही साथ एक और चीज मैं ये बताता चलूँ कि इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं बॉटनी के पार्ट से, वो आते हैं डिफाइन, ये डेफिनेशन आ रही होती है, यही आप डेफिनेशन देख लें, और साथ ही साथ एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल डेफिनेशन आ जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन की अक्सर डेफिनेशन आती है, मोनोइशियस डाइशियस की आती है, और जो सवाल के हिसाब से तो टिश्यू कल्चर पर नोट आ जाता है, सीड डोरमेंसी, बर्निलाइजेशन, इन चीजों पर नोट्स आ जाता है, या फिर आपसे पूछा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स बताएं और सीड डोरमेंसी। यानी पेपर पर्सपेक्टिव के हिसाब से इतना कंटेंट इसमें से नहीं निकलता है, चैप्टर थोड़ा छोटा सा है, लेकिन इसमें से तकरीबन तमाम चीजें इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि कोई भी चीज इसमें से आ सकती है। मोस्टली सीड डोरमेंसी और टिश्यू कल्चर ज्यादा रिपीट हो रहे होते हैं और डेफिनेशन इसकी बहुत आ रही होती है। तो खैर यहाँ तक चैप्टर खत्म है। आपको फिर मैं इंशाल्लाह पास पेपर्स भी करवाऊंगा इस चैप्टर के। तो फिलवक्त के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।